स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसे हम नहीं अपलोड कर पाए थे, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट इजराइल के बारे में। इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है, गाजा स्ट्रिप का एरिया, वहाँ पे अटैक किया गया। गाजा स्ट्रिप का जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसके अंदर हमास का जो आपको मेजर डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ के जो सिविलियन पर्सन्स हैं उनको कहाँ पे सेंड किया गया है, उनको सदर्न पार्ट के लिए सेंड किया गया है। सिविलियन पर्सन्स के द्वारा कुछ कंसर्न्स हैं उनको भी रेज किया गया था कि हो सकता है आने वाले समय में हमें जो सनाई पेनिनसुला का जो एरिया है, उसके लिए सेंड कर दिया जाए। स्टूडेंट्स आपको बेसिकली सनाई पेनिनसुला के बारे में पता होना चाहिए कि जो कि इजिप्ट के अंडर में आता है, जो कि प्रेजेंट समय में इजिप्ट के अंडर में आता है सनाई पेनिनसुला। और 1967 के समय में जो 6 डे वॉर का जो समय है, 1967 समय में जो 6 डे वॉर का जो समय है, उस समय इजराइल के द्वारा इसको यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था, इजराइल के द्वारा इसको जीत लिया गया था। बाद में इजराइल के द्वारा जो सनाई पेनिनसुला का एरिया है उसको रिटर्न किया गया। सनाई पेनिनसुला वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सनाई पेनिनसुला के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको जो स्वेज कैनाल है वो आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप देखिए कि जॉर्डन का जो एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जो कनेक्टेड है इजराइल के साथ भी ये कनेक्टेड है। और इस एरिया के अंदर कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे है, गल्फ ऑफ अकाबा का एरिया है। यहाँ पे इजराइल का एरिया भी इसको शेयर करता है। तो अगर कभी स्वेज कैनाल के ऊपर इजिप्ट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए जाते हैं, तो इजराइल के द्वारा भी यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ में ये जो ट्रेड है उसको सप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के समय भी जो इजिप्ट के द्वारा जो कंसर्न है वो रेज किए गए थे, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पे जो स्वेज कैनाल के थ्रू जो ट्रेड होता है उसको बाईपास किया जाएगा, उसके थ्रू जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उसके थ्रू उसको सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए जॉर्डन का एरिया है, ये इजराइल के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में आप जरूर से रीड करना। इसके अलावा स्टूडेंट जब भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जाती है, पैलेस्टाइन के बारे में बात की जाती है, तो आपको एक यूएन का जो एजेंसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। यूएन का एक एजेंसी है यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जिसको 1948 के समय में जो शेल्टर, बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं किसी भी पर्सन के सर्वाइवल के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, जो पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजी हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आपको जॉर्डन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। जॉर्डन का जो सिटी है अम्मान, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसके द्वारा जो अपना एक्टिविटी है उनको कैरी आउट किया जाता है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, शेल्टर, फूड, उनसे रिलेटेड जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। तो 5 इसके मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे ये वर्क किया जाता है इसके द्वारा। एक तो आप देखिए कि जॉर्डन, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है अम्मन के अंदर में, तो जॉर्डन के अंदर किया जाएगा। लेबनान के अंदर किया जाएगा, लेबनान के अंदर में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है, और वहाँ पे कौन सा एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हजीबुल्ला, वो भी ईरान के द्वारा ही उसको बैक किया जाता है। तो जॉर्डन है, लेबनान है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए कि सीरिया है, सीरिया के ऊपर भी इजराइल के द्वारा भी रिसेंटली वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अटैक किया गया है, और सीरिया का भी अपना एक एरिया है वो शेयर करता है इजराइल। और इजराइल के द्वारा जो सीरिया के थ्रू जो एरिया जिसको अनेक्स किया गया था 1967 के समय, जिसका नाम है गोलन हाइट्स, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इजराइल के द्वारा रिटर्न नहीं किया गया था स्टूडेंट्स। तो जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है। इसके अलावा आपको वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है वो देखने के लिए मिलेगा, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलेम, जो जेरूसलेम का जो एरिया है उसका जो ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया, वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के द्वारा जो अपनी एक्टिविटी है उनको कैरी आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बेसिकली गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में पता होना चाहिए। इधर से जो स्वेज कैनाल है वो निकलता है, जो सनाई पेनिनसुला है वो एशिया के अंदर में आता है। 3% इजिप्ट का जो एरिया है वो आपको एशिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे
स्वेज कैनाल है, और ये कौन सा एरिया है, रेड सी। ये कौन सा एरिया है, रेड सी। तो बेसिकली ये देखिए कि पेनिनसुला है उसका ये ज्योग्राफी क्रिएट करता है। आप देखिए कि कोई भी पेनिनसुलर एरिया है, जैसे हमारा जो इंडिया का जो सदर्न पेनिनसुलर एरिया है, वो थ्री जो साइड्स है वहां से किससे, पानी से वो घिरा होना चाहिए, पानी उसके सराउंडिंग में होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इजराइल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो भी इससे रिलेटेड या इससे इनडायरेक्टली रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आफ्टर द 40 ईयर्स श्रीलंका के साथ में जो फेरी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है, जिससे ट्रेड को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके, पैसेंजर एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए जा सके। तो जिन पोर्ट्स के एरिया से ये श्रीलंका के साथ में, जिन पोर्ट्स के एरिया के साथ में ये श्रीलंका के साथ में इसको कवर किया गया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नागापट्टिनम है जो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर कौन सा है, नागापट्टिनम, नागापट्टिनम है। और श्रीलंका के अंदर अगर हम बात करें तो कनकेसंथुराई नाम से एक जगह है, कनकेसंथुराई नाम से एक जगह है। ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो, आप इसको सही से रीड करना। तो ये श्रीलंका के अंदर है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रेड जो पर्सनस है वो यहाँ पे इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरी जगह जा सके, कुछ ना कुछ खरीद सके, तो उसी के लिए इस फेरी सिस्टम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। आप देखिए कि 90s 80s का जो एरा है, 1990 के 80s के आसपास का एरा है, उस समय ये फेरी सिस्टम है वो वर्क किया करती थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर उसके बाद में वहाँ पे जो सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ, लिट्टे का वहाँ पे क्रिएशन हुआ, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वहाँ पे क्रिएशन हुआ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में। श्रीलंका के अंदर जो डोमिनेशन है वो किसका है, सिंगलीज नाम की एक कम्युनिटी है उसका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है। और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है वहाँ पे कौन सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको जो तमिलियन पर्सनस हैं, जो हमारे तमिलियन पर्सनस है वो आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और वहाँ का एक इम्पोर्टेंट जगह है उसका नाम है जाफना। तो उस एरिया के अंदर लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है, प्रभाकरन नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको चलाया गया था। श्रीलंका कम्प्लीटली यहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन के अंदर इंगेज होता है। 1987-89 के समय इंडिया के द्वारा भी जो एयरफोर्स है वहाँ पे सेंड किया गया। मिशन का क्या नाम था आपको पता होना चाहिए, मिशन विजय नाम है या क्या नाम है। तो इंडिया ने अपनी एयरफोर्स वहाँ पे सेंड की। और आप देखें कि इंडिया का वो कम्प्लीटली एक फेलियर मिशन रहा इनिशियल फेज के अंदर में। और इससे कम्प्लीटली एक स्टोरी के ऊपर आपको एक जॉन इब्राहिम का एक मूवी है मद्रास कैफ़े, मद्रास कैफ़े नाम का एक मूवी है, आप उसको देखना कभी भी आपको समय मिले तो। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसके अंदर इस बेसिकली इस कन्फ्लिक्ट के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2011 के समय भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो तूतीकोरिन का जो एरिया है और कोलंबो का जो एरिया है, तूतीकोरिन के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी रीड करोगे। जब 1905 के समय हमें स्वदेशी मूवमेंट लीड करना था तो उस समय वी.ओ. चिदम्बरम नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा तूतीकोरिन के अंदर में बेसिकली यहाँ पे जो मूवमेंट है उसको लीड किया गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन का भी वहाँ पे उनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा 1905-1906 के समय में, जब स्वदेशी मूवमेंट अपने पीक के अंदर में था। वहाँ पे स्वराज की जो मेन डिमांड है वो कांग्रेस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखें कि सिविल वॉर की सिचुएशन के समय में 1980s के समय इंडिया के द्वारा इसको डिसकंटिन्यू किया गया। उसके बाद में 2011 में तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच में, तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच में जो यहाँ पे फेरी है उसको स्टार्ट किया गया है। रिसेंटली कोलंबो के अंदर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का भी मीटिंग हुआ है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1997 के समय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉरिशस के अंदर एक जगह है इबेन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आप देखिए कि 23 कंट्रीज इसके पार्ट है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, ईरान इसका पार्ट है। ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इंडिया श्रीलंका का जो रिसेंट डेवलपमेंट, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको संडे के न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया था, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमारे सिक्किम के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई। आप देखिए सिक्किम के अंदर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे हमारा एक डैम है जो 10 मिनट के अंदर जो डिस्ट्रॉय हो गया था। जब वहाँ से जब फ्लैश फ्लड की जब सिचुएशंस क्रिएट हुई सिक्किम के अंदर में, स्पेशली उसके जो सदर लाहौनक नाम की जो लेक है जहाँ पे आउटब्रस्ट होने की वजह से, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डैम है वो सिचुएटेड है। डैम का नाम है चोंगथांग नाम का डैम है,
तीस्ता रिवर जो तीस्ता प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी सिक्किम ऊर्जा का यहाँ पे सिक्किम ऊर्जा नाम का जो PSU है उसका ये प्रोजेक्ट था। तो आप देखिए कि ये जो डैम है 10 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इसकी वजह से इंडिया के जो भूटान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के जो भूटान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के परस्पेक्टिव से, तो उनके ऊपर जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए हैं। वो उन प्रोजेक्ट्स का जो नाम है वो भी बताया गया है यहाँ पे। बट बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भूटान के बारे में होनी चाहिए स्टूडेंट्स। भूटान बेसिकली वैसे तो काफ़ी पुअर कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा, और नॉर्मल कंट्रीज़ के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, GDP ग्रोस जो यहाँ पे ग्रोस जो डेवलपमेंट्स है उनको यहाँ पे मेजर किया जाता है GDP के पर्सपेक्टिव से। जो भी डेवलपमेंट है हमारे यहाँ पे मेटलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए GDP ये सब डाटाज आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट भूटान के अंदर में जो ग्लोबल हैप्पीनेस का आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे GHP है, GHP के बेसिस पे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसको वहाँ पे मेजर किया जाता है। भूटान का एक इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, एक सिटी का नाम है थम्पो, एक का नाम है पारो। पारो के अंदर आपको देखिए कि हमारा जो सार्क का जो बेसिकली जो फंड है वो वहाँ पे सिचुएटेड है पारो के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द भूटान। भूटान का जो मेन इकोनॉमी है वो वर्क करता है उसका जोग्राफिकल पोजीशन के पर्सपेक्टिव में। वहाँ पे काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जाते हैं, काफ़ी सारे इंडिया के साथ भी चलाए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द भूटान। इसके लोकेशन के बारे में आप ज़रूर से रीड करना। काफ़ी पुअर कंट्री है बट इनका जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो कम्प्लीटली डिपेंड है स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि इसका जो लोकेशन है हिमालयन स्टेट्स के अंदर इस तरीके से है। वहाँ पे नेचुरली आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे समर ओलंपिक्स के बारे में है। समर ओलंपिक्स आप देखें कि 2036 के समय इंडिया के द्वारा जो समर ओलंपिक्स है उनको यहाँ पे अनाउंस उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज है वो किया जा सकता है। आपको ओलंपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देखिए 1896 के समय इन ओलंपिक्स को स्टार्ट किया गया था, जिनको बाद में नाम दिया गया समर ओलंपिक का। और जो मेडल आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, जो मेडल हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पे गोल्ड मेडल है वो आया है, या टीम को जो गोल्ड मेडल आया है 1904 का जो ओलंपिक्स है उनके अंदर में बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। जो मेडल्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो कब शुरू किया गया, 1904 के अंदर में। फर्स्ट ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे, 1896 के अंदर में। 1896 के अंदर में कहाँ पे हुए ओलंपिक्स, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे एथेंस के अंदर में, जो ग्रीस के अंदर है। ग्रीस के अंदर जो एथेंस है वहाँ पे इनको स्टार्ट किया गया था 1896 के समय। समर के समय इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप देखिए कि इन्हीं का बेसिस पे विंटर के समय भी एक ओलंपिक्स होते हैं जो 1924 के समय स्टार्ट किए गए थे, उनको बेसिक नाम दिया गया है विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो इंडिया के द्वारा 2036 के समय ओलंपिक्स है वो ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे PM सर के द्वारा बताया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ओलंपिक गेम्स के बारे में। क्या इंडिया का कोई स्पोर्ट्स है जिसने काफ़ी कुछ मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, तो आपको हमारा जो हॉकी नाम का जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमने कंटिन्यूस 8 मेडल्स, 8 गोल्ड मेडल्स हैं वो जीते थे। बट बिफोर 2008 जब हमारे यहाँ पे जो शूटर हैं अभिनव बिंद्रा, उनसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल गेम्स के अंदर में किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता जाता है तो वो मेडल नहीं जीता गया था 2008 के ओलंपिक्स से पहले। 2008 के जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे स्टूडेंट्स, बीजिंग के अंदर में। फिर 2012 के अंदर हुए, 2012 के अंदर लंदन के अंदर होते हैं, 16 के अंदर रियो के अंदर हुए थे। फिर उसके बाद में 2020 के अंदर होने वाले थे, बट 2020 के जो ओलंपिक्स हैं उनको वहाँ पे चेंज किया गया कोविड-19 की वजह से। और वो ओलंपिक्स बाद में आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जापान के अंदर में। और नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, पेरिस के अंदर में, फ्रांस के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द ओलंपिक गेम्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दशहरा फेस्टिवल के बारे में है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे रामलीला का फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलेगा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर भी हमारा रामलीला का जो फेस्टिवल है उसको हमने शामिल किया है।
और रामलीला का फेस्टिवल जब 9th डे यहाँ पे या 10th डे जब एंड होता है, नवरात्रा का जो 10th डे है, नेक्स्ट डे ऑफ नवरात्रा जब खत्म होते हैं, नवरात्रि का जो फेस्टिवल आपको देखने के लिए मिलेगा माँ दुर्गा से रिलेटेड, तो उसी के दिन हम दशहरा है, विजयदशमी है, उसको सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान राम के द्वारा माइथोलॉजी में जो रावण है उनको उस दिन मारा गया था, उनको उस दिन उनका असैसिनेशन हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में डिस्कस किया। 14 हमारे ऐसे कुछ कल्चरल हेरिटेज हैं जिसको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। रामलीला भी उसका पार्ट है। जो बंगाल के अंदर इस नवरात्रि फेस्टिवल के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाता है दुर्गा पूजा, वो भी इसका पार्ट है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कौन कौन से वो एरियाज हैं, कौन कौन से जो फेस्टिवल्स हैं जिसको इसके अंदर शामिल किया गया है। जैसे आप देखिए कि यूटेंसिल्स हैं, जो कॉपर एंड ब्रास के यूटेंसिल हैं, कहाँ से, पंजाब के एरिया से बिलोंग करते हैं। रमन है जो आपको गढ़वाल एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। योगा है, नवरोज है, ये सभी एरियाज को इसके अंदर में ऐड किया गया है। इन 14 के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो दशहरा का फेस्टिवल है उसको हम रावण का जो डेथ है उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और रावण को वहाँ पे एक एज ए एविल के रूप में दिखाया गया है। सेम यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एविल के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है कि जो माँ दुर्गा हैं उनके द्वारा महिषासुर नाम के जो राक्षस हुआ करते थे, डेमोन हुआ करते थे, उनका मर्डर किया गया माँ दुर्गा के द्वारा। और वो दशहरा का जो फेस्टिवल है जो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मैसूर के अंदर में। जो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मैसूर के अंदर में। आप देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर में कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको क्या इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलता है। दशहरा का जो फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। जैसे कि मैसूर का जो एरिया है, मैसूर का एरिया है कर्नाटक के अंदर में। और अभी मैसूर से रिलेटेड जो होयसाल एम्पायर के जो वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं जिनको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में शामिल किया गया है, हमारा यूनेस्को का जो लिस्ट है हेरिटेज साइट के रूप में, वह मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था जो कुल्लू का जो एरिया है, कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसको भी यहाँ पे बेसिकली वहाँ का दशहरा भी काफ़ी फेमस है। राजस्थान के अंदर जो कोटा है, कोटा का जो दशहरा है वो भी काफ़ी फेमस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द दशहरा फेस्टिवल। मैसूर का जो दशहरा है माँ दुर्गा के द्वारा किसका मर्डर किया गया, महिषासुर का जो मर्डर किया गया है उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। माँ दुर्गा को वहाँ पे बेसिकली वहाँ जो नाम है चामुंडेश्वरी नाम के रूप से उसको पूजा जाता है वहाँ पे। वहाँ का जो दशहरा का जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट कब किया गया, आप देखिए कि वहाँ पे एक एम्पायर रूल किया करता था। एम्पायर का नाम है विजयनगर। एम्पायर का नाम क्या है, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1336 के समय में हरिहरा 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 एंड बुक्का हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर आप देखिए कि कृष्णदेव राय नाम के जो फेमस किंग है वो इसी एम्पायर से बिलोंग करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जो इसके अंदर रूल करेंगी, सुलवा है, तुलवा है, और आपको जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है। विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी जो यहाँ पे रूल किया करती थी। हरिहरा एंड बुक्का के द्वारा 1336 के समय इसको स्टार्ट किया गया था विजयनगर एम्पायर को। उसी समय में यहाँ पे आपको जो दशहरा फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है, और इसका कंटिन्यूस एक्सटेंडेड प्रेजेंट समय में भी है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बंदा सिंह बहादुर के बारे में है। बंदा सिंह बहादुर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा बेसिकली जो खालसा रूल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, चाहे कुछ समय के लिए ही किया गया हो। इनके द्वारा जो खालसा रूल है वो उसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया, और जो मुगल्स के अंडर में जो एरिया हुआ करता था उसको इनके द्वारा अनेक्स किया गया था। अगर हम बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में बात करें तो ये डेसिपल हुआ करते थे जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो 10th सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनसे ये रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड हैं, 10th सिख गुरु हैं उनसे रिलेटेड। इनके अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में, तो 1670 से लेकर 1716 का जो समय है उस समय तक इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। लास्ट के 2 ईयर्स के अंदर मुगल्स के द्वारा इनको कैप्चर कर लिया गया था और इनको काफ़ी ज़्यादा जो टॉर्चर है वो किया गया। बट इनके द्वारा जब खालसा का जो रूल है आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद में इन्होंने जब खालसा का रूल को इस्टेब्लिश किया गया सोनीपत के एरिया के अंदर जो हरियाणा के अंदर है प्रेजेंट समय में, उस एरिया के अंदर ये लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और कुछ एरिया के अंदर में जो सम्मन का एरिया है वहाँ पे बेसिकली ये खालसा का रूल है उसको इस्टेब्लिश करेंगे।
और उस खालसा के रूल के अंदर आपको जो जमींदारी जो प्रथा हुआ करती थी, जो जमींदारी सिस्टम है, उसको ये अबोलिश कर देंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। बेसिकली ये डेसिपल हुआ करते थे, और नांदेड़ का जो एरिया है, नांदेड़ का जो एरिया है वहाँ पे इनके द्वारा एक अपना जो मोनेस्ट्री है, एक अपना जो आश्रम है, वो भी इनके द्वारा डेवलप किया गया था। बट वहाँ पे जब ये गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं, जब वहाँ पे ये गुरु गोविंद सिंह इनसे मिलते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह इनको बेसिकली वहाँ पे इनको इंस्पायर करते हैं वॉर के रिगार्डिंग में, एक वॉरियर कम्युनिटी के रिगार्डिंग में इनको इंस्पायर करेंगे। और उसी के साथ में बाबा बंदा सिंह बहादुर है वहाँ से अपना जो खालसा जो रूल है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में एफर्ट्स है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स हेती के बारे में। हेती के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने आपको शेयर किया था हेती के बारे में। तो इसका लोकेशन एक तो आपको पता होना चाहिए, जो कैरिबियन सी का एरिया है, जो कैरिबियन सी का एरिया है वहाँ पे हेती सिचुएटेड है। स्टूडेंट 2022 के समय, 2022 के समय जो हेती का जो एरिया है, हेती के एरिया के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट हुई। यूएन की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं उनके द्वारा वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए या सिक्योरिटी मिशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए गए हैं। पीस का जो फोर्स है इंडियन जो यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे सेंड किए गए। हैती के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो क्यूबा एंड जो जमैका का जो एरिया है, जो क्यूबा एंड जमैका का जो एरिया है उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो आप देखिए कि जो डोमिनिकन का जो यहाँ पे आइलैंड है उसके साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। दिस इज हेती। हेती का जो पोर्ट जो यहाँ पे कैपिटल सिटी है, पोर्ट एयू प्रिंस नाम से वो कैपिटल सिटी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केन्या के द्वारा मिशन है उसको वहाँ पे लीड किया जाएगा। केन्या कहाँ पे सिचुएटेड है, केन्या अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है। जो लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया उसके साथ अपना एरिया है वो केन्या शेयर करता है। और आप देखिए कि लेक विक्टोरिया से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेक विक्टोरिया का जो एरिया है ना अफ्रीका के अंदर में, जो अफ्रीका के अंदर में जो लेक विक्टोरिया का जो एरिया है, उस लेक विक्टोरिया के एरिया के आसपास काफ़ी सारे ऐसे जो मैराथन विनर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैराथन आपको पता है ना, 42 किलोमीटर्स के आसपास जो मैराथन से ऑर्गेनाइज की जाती है, उस मैराथन के जो मैक्सिमम विनर्स हैं आपको देखिए कि जो लेक विक्टोरिया है उसके आसपास आपको उनका जो जन्म है उसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और लेक विक्टोरिया के साथ कौन कौन से कंट्री हैं अपना एरिया शेयर करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केन्या के बारे में होमवर्क है ये आपका बेसिकली। लेक विक्टोरिया के साथ में कौन कौन से कंट्री हैं अपना जो एरिया है वो शेयर करते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। केन्या के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन का एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको कि 1972 के समय जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो केन्या का जो कैपिटल सिटी है नैरोबी, वहाँ पे वो सिचुएटेड है। यूएन का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि अफ्रीका के अंदर केन्या का नैरोबी के अंदर सिचुएटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द केन्या। हेती कहाँ है, कैरिबियन सी के अंदर है। अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कैरिबियन सी है। वहाँ पे देखिए कि काफ़ी सारे जो कैरिबियन कंट्रीज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जमैका एंड क्यूबा का ईस्टर्न पार्ट है, और डोमिनिकन का साथ में जब अपना एरिया है वो शेयर करता है हेती। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा को रीओपन किया गया है। आप देखिए कि वहाँ पे एक ब्रिटिश एरा के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे जो ट्राइब्यूट है वो भी पे किया गया है। हमारे काफ़ी सारे ऐसे जो आपको वाइल्ड लाइफ के एरियाज हैं वो आपको ब्रिटिश एरा के जो ऑफिसर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि हम बात करें नॉर्थ, हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर हमने उत्तराखंड का एक हमारा नेशनल पार्क है उसके साथ में हमने स्टार्ट किया है, जो टाइगर रिजर्व है उसके साथ हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा जो जिम कॉर्बेट नाम का नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नाम का जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनको बेसिकली पहले हेली के नाम से जाना जाता था, हेली के नाम से जाना जाता था। जब 1936 के समय उनको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंट समय में जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है आपको टाइगर्स का वो इसी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये ब्रिटिश एरा के ऑफिसर हैं जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। ऐसे ही एक ऑफिसर हैं जिनके द्वारा काजीरंगा के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। अगर हम काजीरंगा के बारे में बात करें तो काजीरंगा सेंचुरी को ओपन किया गया है आफ्टर द कोविड-19 टूरिस्ट के लिए वहाँ पे विजिट के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको आसाम से रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटेक्टेड एरिया है, स्पेशली जो 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सा सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, रायमोना है। यहाँ पे आपको मानस देखने के लिए मिलेगा, जो भूटान का जो रॉयल मानस है उसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। इसके अलावा आपको ओरांग है, नामेरी है, यहाँ पे आपको काजीरंगा है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। इसके अलावा यहाँ पे दिहिंग पटकाई एंड डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द काजीरंगा। वन हॉर्न राइनो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो उनका पोचिंग किया जाता है काफ़ी बार, काफ़ी ज़्यादा उनका पोचिंग आपको देखने के लिए मिलता है। वन हॉर्न राइनो के रिगार्डिंग में एक क्रिकेट के प्लेयर हैं केवन पीटरसन नाम के एक पर्सन है, ब्रिटिश के थ्रू ये खेला करते थे, इंग्लैंड की जो टीम है उसके थ्रू ये खेला करते थे। तो आप देखिए केविन पीटरसन ने एक डॉक्यूमेंट्री भी कुछ दिन पहले पब्लिश की थी काजीरंगा के रिगार्डिंग में, कि काजीरंगा के जो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ किया गया है। इंडियन राइनो विजन है 2020 नाम से, यहाँ पे राइनोज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना था। इसके अलावा राइनोज का जो पोचिंग है उसको यहाँ पे रोकना है, क्योंकि उनका जो हॉर्न है ना, बेसिकली जो राइनोज का जो हॉर्न है उसको यूज किया जाता है तांत्रिज्म के अंदर में, मेडिसिन के अंदर में, तो इसका पोचिंग किया जाता है। इनको काफ़ी बार वहाँ पे जो डेथ है इनकी कर दी जाती है पोचर्स के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द काजीरंगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको राइनो है, टाइगर है, काफ़ी कुछ जो एनिमल्स अलग अलग तरीके के, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको ये शो करता है काजीरंगा सेंचुरी या काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में है, ये चेनाब का नदी है, और आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्रिज है उसको बनाया गया है चेनाब के ऊपर में। इसके बारे में आप जरूर से यूट्यूब के ऊपर में देखना स्टूडेंट, चेनाब के ऊपर जो ब्रिज है उसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसके अंदर में कैसे कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए, जिसमें चेनाब का ये जो ब्रिज है जिसके थ्रू रेलवे है वो क्रॉस की जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी टनल हैं जिनके बारे में बात किया है, चाहे बनिहाल का एरिया के अंदर टनल हो, चाहे वो कश्मीर के एरिया के अंदर टनल हो, तो उन टनल्स के बारे में भी आप बात की गई है कि कश्मीर के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। कनेक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया के अंदर अगर आप कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, चाहे आप नक्सल का एरिया देख लीजिए, जो नक्सल्स का जो डोमिनेटेड एरिया है दंतेवाड़ा, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाए गए। तो बाहर के टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ का जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगा, और धीरे धीरे इस तरीके का जो सेपरेटिस्ट का जो प्रोविजंस हैं, जो नक्सल्स के जो आपको मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, ये कम्प्लीटली डिसअपियर होंगे जैसे ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा किसी एरिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।